नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पीयू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया। पिछली वीडियो में हमने व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। तो अंतस्थ व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण ना तो पूरी तरह से स्वर की तरह किया जाता और ना ही पूर्णतः व्यंजन की तरह किया जाता है। जिनका उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, मध्य का होता है, उन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है वो संघर्ष करती हुई, यानी रगड़ खाकर, रगड़ के साथ बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म नाम होता है गर्म, तो वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, संघर्ष के साथ रगड़ खाती हुई हमारे मुख से बाहर निकलती है, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, छ, स और ह। तो अब हम इनके उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। तो य और श, य और श, य और श का उच्चारण स्थान क्या है? य और श का उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है? तालव्य। देखिए, इसका उच्चारण करके देखेंगे हम। तालव्य मैंने आपको बताया था कि मुख के ऊपर जो तालु है, तो हमारी जीभ जो है तालु के पास रहती है, तालु का स्पर्श करती है, वो होते हैं तालव्य व्यंजन। तो देखेंगे य श, हमारी जीभ आगे ही है तालु के पास। य श। जो र और श है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। जो हमारी जीभ है वो पीछे की ओर जाती है। जब हम र और श व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ पीछे की ओर जाती है। उच्चारण करके देखेंगे र श। जब हमने य और श का उच्चारण किया, य श, हमारी जीभ आगे ही है तालु के पास, य श, तो ये है तालव्य व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान है तालु। फिर देखिए र और श का उच्चारण करके देखेंगे। र श, हमारी जीभ पीछे को जा रही है, मूर्धा। र और श, र श, तो ये है मूर्धन्य व्यंजन। फिर आती है बात ल और स। ल और स, ल स, उच्चारण करके देखेंगे। ल, हमारी जीभ जो है वो दांतों का स्पर्श करती है। बोल के देखेंगे ल स, ल स, तो ये क्या है? दंतव्य व्यंजन है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो दांतों का स्पर्श करती है। अब आती है व की बात। तो व क्या है? व, उच्चारण में देखेंगे व, ये है दंतोष्ठ्य व्यंजन। व, जो हमारे होठ है दांतों का स्पर्श करते हैं व का उच्चारण करते समय। तो मैंने आपको फ भी बताया था। प वर्ग में जो फ है ये भी क्या है? दंतोष्ठ्य व्यंजन है। हमारे दांत होठ आपस में स्पर्श होते हैं फ व्यंजन का उच्चारण करते समय। तो ये व जो है ये भी क्या है? दंतोष्ठ्य व्यंजन है। अब आती है ह की बात। ह क्या होती है? ह होती है काकल्य ध्वनि। ह है काकल्य ध्वनि। एक बार फिर से देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण ना तो स्वरों की तरह किया जाता और ना ही व्यंजनों की तरह किया जाता, वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। 4 होते हैं, य, र, ल और व। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय जो श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है वो संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, रगड़ खाकर बाहर निकलती है, वे होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, स और ह। फिर हमने इनका उच्चारण स्थान जाना। य और श, ये है तालव्य व्यंजन। इनका उच्चारण करेंगे य श, य श।
र और श है मूर्धन्य है, हमारी जीभ पीछे को जा रही है। र श इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ पीछे जा रही है, तो ये है मूर्धन्य व्यंजन। ल और स इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों का स्पर्श करती है, तो ये है दंतव्य व्यंजन। और व का उच्चारण करते समय हमारे जो दांत और होठ आपस में स्पर्श हो रहे हैं, तो वह है दंतोष्ठ्य व्यंजन। और ह है काकल्य ध्वनि। एक विसर्ग होती है, विसर्ग जो होती है ऐसे दो बिंदु, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये भी क्या होती है, ये भी काकल्य ध्वनि होती है। विसर्ग के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये दोस्तों हमारे हो गए हैं अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। अब हम बात करते हैं नासिक्य व्यंजन की। तो नासिक्य व्यंजन के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि नासिक्य व्यंजन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो व्यंजन है, पांचवा जो अक्षर है, वो होते हैं नासिक्य व्यंजन। तो नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं नासिक्य व्यंजन। और नासिक्य व्यंजन 5 हैं, अड़, ञ, न और म। और इनका उच्चारण अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अब करते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार क्या है, तो अनु का मतलब होता है पीछे और स्वर का मतलब होता है स्वर। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर के पीछे किया जाता है, यानी स्वर के बाद किया जाता है, उन्हें कहते हैं अनुस्वार। क्या होता है अनुस्वार, जो हम ये बिंदु की बात करते हैं, बिंदी या बिंदु कहते हैं, ये होता है अनुस्वार। और इन्हीं नासिक्य व्यंजनों का प्रयोग ही हम इस बिंदु के रूप में यानी अनुस्वार के रूप में करते हैं। जैसे हम लिखते हैं रंग, रंग, भंग, तंग, चंचल। तो देखो यहां हमने क्या किया, न का उच्चारण जो है वो हमने यहाँ पे रंग, न का उच्चारण हो रहा है और न का हमने प्रयोग जो है वो अनुस्वार के रूप में यहाँ पर हमने किया है। अब हमने बात की थी कि स्वर के पीछे इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए र, अब र में अ ध्वनि आ रही है, र अ स्वर मिला हुआ है र, तो इसके बाद रंग, रंग, तो अ के बाद ही हमें कहा क्या हमने लगाया, अनुस्वार लगाया। ये तो हम जान लेते हैं कि ये अनुस्वार है, रंग तो बिंदु आएगा, भंग तो बिंदु आएगा, ये तो हम जान लेते हैं। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ होती है कि बिंदु कहाँ आएगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिंदु यहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, ये पता ही नहीं चलता कि बिंदु कहाँ लगेगा, बिंदु का सही स्थान क्या है, अनुस्वार सही तरह से कहाँ लगेगा। तो देखेंगे इसको जानने का सही तरीका क्या है। देखेंगे कि आवाज कहाँ पर आ रही है, जो न की आवाज आ रही है, न ध्वनि की जो आवाज आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। रंग, रंग, अब ग तो बाद बोला जा रहा है, रंग, रंग, तो र के बाद आ रही है अंग की आवाज, तो ये है र के बाद हमने लगाया फिर ग, रंग। इस तरह से भंग, 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 तो यहाँ पे आवाज आ रही है अनुस्वार की। तंग, 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 तो त के बाद अनुस्वार की आवाज आ रही है। इस तरह से चंचल। अब देखिए बड़ा अक्षर आता है तो वहां ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर अनुस्वार लगेगा। तो चन, चल, चन, चन, तो आ रही है चन, तो यहां लगेगा। फिर चल, चंचल। तो ये हुई दोस्तों अनुस्वार की बात। अब देखते हैं अनुनासिक। अब हम जानेंगे अनुनासिक क्या है। अनुनासिक किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों का उच्चारण मुख के साथ नाक से भी होता है, जो ध्वनियां मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है, श्वास वायु, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जो श्वास वायु है मुख के साथ नाक से भी बाहर आती है, वो होते हैं अनुनासिक।
तो अनुनासिक क्या बोलते हैं हम इसको, इस तरह से प्रयोग किया, ये होता है चंद्र बिंदु, इसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं जैसे, तो ये है अनुनासिक। तो अनुनासिक जैसे क्या लिखते हैं, चांद, मांद, तो ये है हमारा अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और विसर्ग क्या होती है, ये बिंदु, विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के रूप में किया जाता है, ह की तरह किया जाता है। और विसर्ग जो है वो ऐसे दो बिंदुओं की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लिखते हैं प्रातः। अब देखिए प्रातः, हमने ह तो कहीं नहीं लिखा, लेकिन हम ह बोल रहे हैं प्रातः, क्यों? क्योंकि इस विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह की तरह किया जाता है। तो प्रातः, तो इन विसर्गों को हम क्या बोल रहे हैं, इन विसर्गों को हम ह बोल रहे हैं, इसका उच्चारण हम ह के रूप में कर रहे हैं। तो प्रातः, अतः, अतः, तो ये विसर्ग लगते ही हमें ह का प्रयोग करते हैं, विसर्ग के लिए हम ह का, विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के रूप में किया जाता है, अतः। या बात करें अंततः, अब यहाँ पे अनुस्वार भी आ गया है और विसर्ग भी आ गया, अंत, 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 तह, तह, अब है की आवाज आ रही है, विसर्ग। तो इन जो विसर्ग है इसका प्रयोग तत्सम शब्दों में किया जाता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, उनमें विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है और विसर्ग क्या है। और ये जो अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग है, इन्हें हम अयोगवाह ध्वनियां भी कहते हैं, इन्हें अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनियां भी इन्हें कहा जाता है। किसे? अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन्हें अयोगवाह ध्वनियां भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने जाना अंतस्थ व्यंजन के बारे में, ऊष्म व्यंजन के बारे में, अनुस्वार के बारे में, अनुनासिक के बारे में और विसर्ग के बारे में। अब हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्त अक्षर क्या है, द्वित्व व्यंजन क्या है, इनके बारे में अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कैसे बात करते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ज, त्र, श्र और होता है क्ष। ये होते हैं हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से? य, त्र, श्र और क्ष। अब ये जानते हैं कि ये किन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो हम य की बात करें तो य किसके मेल से बनता है? य बनता है ज प्लस य, आधा ज प्लस य। तो ज प्लस य के मेल से बनता है हमारा य। इसी तरह से त्र बनता है त प्लस र, त प्लस र से के मेल से बनता है त्र। फिर आता है हमारा श्र, श्र बनता है हमारा श प्लस र के मेल से बनता है श्र। और क्ष बनता है हमारा क्ष, क और श के मेल से बनता है हमारा क्ष। फिर से जानते हैं संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, त्र, श्र और क्ष। ये जो 4 संयुक्त व्यंजन हैं ये किन भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं? जो य है वो ज और य, ज और य के मेल से बनता है। जब ज और य मिलता है तब बन जाता है य। और त और र के मेल से बनता है त्र। ध्यान रहे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हलंत बोलते हैं।
ये जो नीचे तिरछी सी लाइन होती है छोटी सी, इसको हलंत बोलते हैं। इस हलंत का मतलब होता है कि ये ज हमारा जो है वो आधा है, जैसे कि मैं ऐसे आधा ज लिखते हैं, तो ये ज हमारा आधा है, यानी इससे स्वर जो है वो अलग हो गया। ये ज स्वर रहित है, बिना स्वर के है, स्वर इसमें से अलग हो गया है। तो हलंत का मतलब है कि ज से स्वर अलग हो गया, ज आधा है। तो आधा ज और य के मेल से बनता है हमारा ज्ञ संयुक्त व्यंजन, और आधा त और र के मेल से बनता है हमारा त्र संयुक्त व्यंजन, और आधा श और र के मेल से बनता है श्र, और आधा क और श के मेल से बनता है क्ष। तो ये 4 हैं हमारे संयुक्त व्यंजन जो कि भिन्न व्यंजनों के मेल से बनते तो बात हैं। ज्ञ से जैसे शब्द बनता है, ज्ञ से बात करें ज्ञान और अज्ञानी। त्र से शब्द बने त्रिशूल, और श से शब्द बनाए परिश्रम या श्रम। और क्ष से बनता है हमारा क्षत्रिय, या क्ष से बात करें हमारा बनता है क्षमा। तो ये देखिए शब्द बनते हैं ग से ज्ञान अज्ञानी, त्र से त्रिशूल त्रिपुरा, श्र से परिश्रम श्रम, और क्ष से क्षत्रिय या क्षमा। तो दोस्तों आज हमने जाना संयुक्त व्यंजन के बारे में, अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग के बारे में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।